गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो चर्चाएं कर रहे थे और उसमें आज अपन एक नए टॉपिक को लेकर के अपना अध्याय प्रारंभ करेंगे, कौटिल्य को लेकर के। और ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट प्रथम यानी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक विचारकों वाला, उसका सेकंड टॉपिक है। पहले अपन ने चर्चा की थी मनु को लेकर के। अपन ने जानने का प्रयास किया था कि मनु महोदय के राजा संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, प्रशासन संबंधी विचार और राज्य की विदेश नीति को लेकर के, राज्य के जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था थी और जो आश्रम व्यवस्था थी उस पर मनु महोदय के जो विचार थे उनको अपन ने प्रीवियस क्लासों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज अपन चर्चा करेंगे कौटिल्य महोदय को लेकर के। जबकि आप कौटिल्य के बारे में पहले भी बहुत कुछ जानते हैं, आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो है कौटिल्य के बारे में सुन रखी हैं, जिसके लिए अपन इसके नामकरण को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो आपको पता है इसको चाणक्य भी कहा जाता है, इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये आपने पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें जो घटनाएं जो है इन किसी न किसी रूप में आपने किसी न किसी संदर्भ के रूप में इनको सुना है। तो आज अपन जब कौटिल्य का प्रारंभ करते हैं तो अपन आज के इस अध्याय के अंदर कौटिल्य से संबंधित किन किन बातों का अध्ययन अपन करेंगे, अर्थात कौटिल्य को लेकर के अपने जो सिलेबस है उसमें अपन को किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो है, एक पहली चीज़ आती है जीवन परिचय को लेकर के। और कौटिल्य के संदर्भ में इसके जीवन परिचय को लेकर के आपको ये मान के चलना है कि विद्वान जो है इसके जीवन काल को लेकर के एक मत नहीं है। जब अपन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अन्य किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो इसमें माना जाता है कि कौटिल्य का जो जन्म है वो 400 ईसा पूर्व है। 400 ईसा पूर्व एक कुटिल वंश जो ब्राह्मण का था उसमें हुआ था। तो ये एक धारणा है इसके जन्म को लेकर के। जबकि अन्य जो ग्रंथ है जैसे जैन ग्रंथ की अपन बात करते हैं उसमें इसका जन्म जो है वो दक्षिण की स्वर्ण वेलगोला जो स्थान है वेला, वहाँ पे इसको दर्शाया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान करके चलना है कि कौटिल्य के जन्म काल के संदर्भ में भारतीय जो भी साहित्य हैं, जो भी ग्रंथ हैं, उनमें उसके जीवन को लेकर के एकमतता दिखाई नहीं देती है। लेकिन बेसिकली 400 ईसा पूर्व इसका जन्म माना जाता है। और ये कुटिल ब्राह्मण वंश था, ये इसमें हुआ था। और तक्षशिला में, कहाँ पे? तक्षशिला दे रखा है। ये सारी जो घटनाक्रम है ये किस में है? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में कौटिल ब्राह्मण वंश में 400 ईसा पूर्व कौटिल्य का जन्म हुआ था। और यहाँ जो कौटिल्य को अपन चाणक्य कहते हैं, तो इसमें भी कहा गया है कि कौटिल्य के जो पिता थे उसके पिता को क्या कहा जाता था? चाणक्य कहा जाता था। और इसलिए इस चाणक्य के आधार पे कौटिल्य को क्या कहा गया? चाणक्य कहा गया। इसका दूसरा नाम आता है, इसका बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो कुल मिलाकर के कौटिल्य के जो नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीन नाम जो प्रचलित है वो किस आधार पे? ये बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य इसके पिता को कहा जाता जिसके आधार पे इसको चाणक्य कहा गया, और कौटिल्य कुटिल वंश में पैदा होने के कारण इसको कौटिल्य कहा गया। अब अपन इसकी रचना की चर्चा करते हैं। कौटिल्य का एक ग्रंथ है और जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। जबकि ये इसका जो विषय है वो क्या है? राजनीति है, यानी राजनीति अर्थात प्रशासन। इसका जो विषय है, प्रतिपाद्य जो विषय है, ये विषय इसका राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित इसमें विचार देखने को मिलते हैं। ये जो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण
150 अध्याय और 6000 श्लोक है। ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में अपनी जो विश्वविद्यालय की एग्जाम होती है उसमें ये पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरणों का उल्लेख है, 150 इसमें अध्याय हैं और 6000 के लगभग इसमें क्या है, श्लोक है। तो ये एक सामान्य सी परिचर्चा है जो अपने जीवन काल को लेकर के, इसकी प्रारंभिक भूमिका को लेकर के तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब अपन कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के आधार पर जब इसकी तुलना करते हैं, तो जिस प्रकार से अपन ने देखा है कि राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और आपने सुना भी है 11वीं 12वीं की जो किताबें थी उस समय आपने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जो अध्ययन किया था 11th 12th में, तो उस समय भी आपने ये सुना था कि राजनीति विज्ञान का पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को कल्पना में तैरते हुए राजनीति विज्ञान को यथार्थ धरातल पर लाकर के जो अध्ययन किया था उसके आधार पर उसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने भी क्या कहा था राज्य को लेकर के, कि राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही एक आवश्यक वस्तु के रूप में उसको दिखाया गया है कि राज्य के बिना व्यक्ति का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि राज्य है, राज्य से व्यक्ति को सुरक्षा, एक तो सुरक्षा मिलती है, दूसरा व्यक्ति का विकास होता है। और अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति सुरक्षा नहीं होगी, असुरक्षित महसूस करेगा और व्यक्ति का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए राज्य जो है वो आवश्यक है, व्यक्ति के लिए क्या है, आवश्यक है। ये व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान करता है और व्यक्ति के विकास के जो मार्ग हैं उनमें उसकी सहायता भी करता है। तो इसलिए राज्य आवश्यक है, आवश्यकता के रूप में राज्य को दर्शाया गया है। अब अपन यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब राज्य का नाम आ ही गया है तो अपन देखते हैं किसको लेकर के, कौटिल्य को लेकर के अपन चर्चा करते हैं कि कौटिल्य राज्य को लेकर के किस प्रकार की बातें करता है। अब देखिए कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति, कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में किस सिद्धांत का समर्थन करता है वो आप ध्यान में रखना, सामाजिक समझौता सिद्धांत। किस सिद्धांत का समर्थन करता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। जबकि आपने इससे पहले मनु का अध्ययन किया था, मनु ने राज्य के किस सिद्धांत का समर्थन किया था, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का था। राज्य का जो विकास था वो धीरे धीरे कार्मिक रूप से हुआ है। जबकि ये क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के तहत हुई है, अर्थात जो लोगों का जो समूह था, लोगों के समूह ने मिलकर के सुरक्षा और अपने विकास के लिए एक समझौता किया और उस समझौते के माध्यम से किसकी उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये राज्य है, राज्य सामाजिक समझौते की उपज है। तो आपको यहाँ देखिए, अपन जब कौटिल्य का अध्ययन करते हैं तो कौटिल्य के अध्ययन में अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बेसिकली अपन कौटिल्य का जब अध्ययन करते हैं तो हमें किन चीज़ों की जानकारी जो है इस अध्याय के अंदर अपने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि कौटिल्य को लेकर के जब अपन अध्ययन करते हैं तो कौटिल्य ने भारतीय जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था उसका एक यथार्थवादी जो स्वरूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है शासन व्यवस्था का। बेसिकली इसमें राज्य को लेकर के, राजा को लेकर के, राजा को अपने राज्य की जो अभिवृद्धि है, राज्य के जो राष्ट्रीय जो हित है उनमें निरंतर अभिवृद्धि करने के लिए, राज्य को एक स्थायी स्वरूप देने के लिए उसे किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, जिसके लिए वह राज्य के प्रकृति जो है, राज्य के जो अंग है उनकी चर्चा करता है कि राज्य एक शरीर है और शरीर की भांति शरीर का कोई भी एक अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो निश्चित तौर से उस अंग का जो प्रभाव है वो संपूर्ण शरीर पे पड़ता है। तो इस प्रकार वो भी मनु की भांति ही राज्य की 7 प्रकृतियों का उल्लेख करता है और कहता है कि जो 7 ये जो प्रकृति है, जो 7 ये जो अंग है, इनका भी अपना एक महत्व है। अगर एक अंग में भी अवरुद्धता आ जाती है या एक अंग कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव जो है वो संपूर्ण राज्य पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार वो राज्य की अंगों के रूप में स्वायत्त सिद्धांत का समर्थन करता है और उसके 7 अंगों का उल्लेख करता है। इसके बाद वो राज्य की जो बागडोर है
वो शासक वर्ग को सौंपता है, तो वो शासक वर्ग पर भी शिक्षा, शासक व्यवस्था, उसकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसकी जो दिनचर्या है, शासक निरंकुश नहीं हो जाए, उसके लिए उसकी समितियों का शिक्षा के माध्यम से या आम जनता किस प्रकार से वो उस पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। राज्य के लिए दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी एक राज्य है वो लंबे समय तक अपने वजूद को जब कायम रखता है तो निश्चित तौर से उसे अपने जो भी सीमावर्ती जो भी राज्य हैं उनके साथ उसका जो रिश्ता है या जो संबंध है वो मधुर होने चाहिए, जिसके लिए कौटिल्य कहता है कि परराष्ट्र नीति जो है उस पर शासक को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शासक को अपनी परराष्ट्र नीति का संचालन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए, जिसमें वो 2 सिद्धांतों का उल्लेख भी करता है। एक मंडल सिद्धांत देता है जिसमें वो राज्य के 12 जो उसके सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी वो चर्चा करता है कि किस प्रकार से कौन सा राज्य उसका मित्र हो सकता है, कौन सा राज्य उसका शत्रु हो सकता है, तो इस प्रकार की वो चर्चा करता है। अब देखिए कि कौटिल्य जो है वो भारतीय शासन व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं, जो स्थान प्लेटो अरस्तु को पाश्चात्य राजनीति विज्ञान की अपन चर्चा करते हैं, पाश्चात्य विचारकों का जब अध्ययन करते हैं, तो उस जगत में प्लेटो और अरस्तु को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौटिल्य को मिला हुआ है। अर्थात कौटिल्य ने भी भारतीय शासन व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप का अध्ययन किया था। और यहाँ देखिए कौटिल्य की जब अपन चर्चा करते हैं तो कौटिल्य के सामने ये घटना भी आती है कि कौटिल्य भारत की जो शासन व्यवस्था थी जो छोटे छोटे राज्यों के बीच बिखरी हुई थी। ऐसे कुछ 2 मत हैं जिनके आधार पर अपन ये आंकलन कर सकते हैं कि कौटिल्य को अपन जब अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में तो उसका पदार्पण किस प्रकार से होता है। तो पहला एक मत आता है कि कौटिल्य जो है वो भारतीय शासन व्यवस्था का जो रूप बिखरा हुआ था, अर्थात छोटे छोटे राज्यों के रूप में राजा जो थे वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे और भारत की जो एकता थी वो यूनिटी उन राज्यों के बीच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य जो था वो इस प्रकार के विचार करता भी था कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए, एकता अखंडता की स्थापना जो है वो किस प्रकार से भारत में की जाए और किस प्रकार ये जो कार्य है वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा मत ये भी आता है, ये भी प्रचलित है कि कौटिल्य का जो मगध वंश की बात अपन जब करते हैं वहाँ नंद वंश की मगध में, तो उस नंदवंश के द्वारा कौटिल्य का भरी सभा के बीच अपमान किया गया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के एक योजना बनाई थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था थी उसकी कौटिल्य ने उसको शिक्षित किया था और दोनों ने मिलकर के और मगध जो राज्य था नंदवंश था उसका नाश किया था और धीरे धीरे संपूर्ण भारत के जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था और एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को अपना सम्राट बनाया था और कौटिल्य उसका प्रधानमंत्री बना था। ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी अपने को मिलता है, आपने भी इन घटनाओं के बारे में सुना है। और आगे जब अपन चर्चा करते हैं कौटिल्य को लेकर के साप्तांग सिद्धांत की, कि कौटिल्य ने राज्य की जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो उल्लेख किया है, उसकी जो राज्य की जो प्रकृतियां हैं कौटिल्य ने 7 प्रकृतियां बताई हैं और आज अपन उसी की चर्चा करेंगे। ये इसके सामान्य एक जीवन परिचय था जो आपके सामने मैंने इस कार्य के बोर्ड के कार्य के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है और आप भी अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को आप छोटे सवाल के तौर पे तैयार करते रहें। कौटिल्य के जन्म के बारे में, उसके वंश के बारे में और उसकी जो शिक्षा जो थी वो और बता देता हूँ। यहाँ तक्षशिला में तो उसका जन्म माना जाता है और उसकी जो शिक्षा जो थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी और वहीं पे उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया था और वहीं से वो ये भारत की एकता की बात करता है। तो इस प्रकार की जो चर्चा है ये सामान्य परिचय जो है वो कौटिल्य के रूप में। और अब अपन चर्चा कर लेते हैं इसकी हल्की सी चर्चा साप्तांग सिद्धांत को लेकर के। और साप्तांग सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने मनु को पढ़ा है, उस समय मैंने आपको बताया था मनु शुक्र कौटिल्य इस प्रकार की बातें जो थी राज्य के प्रकृति को लेकर के, राज्य के अंगों को लेकर के उस पर विशेष बल देते हैं। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत। और कौटिल्य के जब साप्तांग सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं तो वही चीजें अपन यहां पर भी देखने को मिलेंगी।
जिन चीज़ों की अपन ने मनु के रूप में अध्ययन किया था। जैसे पहले राजा, यानी इसको अपन प्रकृति नाम दे सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं राज्य के। राजा, दूसरा है आमात्य, तीसरा है पुर, चौथा है जनपद, पांचवा है कोस, छठा है दंड और सातवां है मित्र। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देख लीजिए आप, यही आपने मनु को जो मैंने पढ़ाया था उस समय भी मैंने यही चीज़ें लिखी थी। यहाँ बस फर्क इतना है, राजा को वहाँ क्या था, स्वामी, यहाँ ये मंत्री, और पूर जो होता है उसको दुर्ग, ये दुर्ग हो जाएगा। और जनपद आता है, इसमें जनसंख्या प्लस भूभाग, यही चीजें आती हैं इसमें। अब देखिए राज्य की प्रकृति, वर्तमान राज्य की अपन चर्चा करते हैं, ये तत्व हैं, प्रकृति है, वर्तमान राज्यों की अपन चर्चा करते हैं तो उसमें भी क्या आता है, इसकी जो प्रकृति आती है 4 तत्व है। वर्तमान राज्य की जो प्रकृति बात करते हैं 4 तत्व होते हैं वर्तमान राज्य के अंदर। कौन कौन से होते हैं? पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अब देखिए आप इन 4 तत्वों के आधार पे आप ये पहचान कर सकते हैं कि वह राज्य है या नहीं। यानी कि पहले के समय जो अपन बात करते थे राज्य, वर्तमान में ये राज्य किस में बदल गया है? राष्ट्र में बदल गया है साहब। राज्य का रूप किसने ले लिया है? राष्ट्र राज्य ने ले लिया है। और पहले जिसे प्रांत कहा जाता था, प्रांत किस में बदल गए हैं? राज्यों के रूप में। तो यहाँ राज्य की जो धारणा है वो राष्ट्र को लेकर के देखें वर्तमान में, तो अर्थात अपन राष्ट्र किसको कहेंगे, राज्य किसको कहेंगे? राष्ट्र को राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ उसके अंदर ये 4 तत्व होने चाहिए जिसके आधार पर हम उसे राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। पहला आता है राज्य का अपना भूभाग होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको पता है उसके जो जमीन जो भूमि होती है उसकी चर्चा की जा रही है। उस भूमि में जनसंख्या होनी चाहिए, तो बगैर जनसंख्या के उस भूभाग का कोई औचित्य नहीं है, जनसंख्या होनी चाहिए। फिर उस जनसंख्या के लिए एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक सुनियोजित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की आवश्यकता होती है। और चौथा जो तत्व होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं संप्रभुता। ये आपको जानने का थोड़ा सा प्रयास करना है कि संप्रभुता किसे कहते हैं। यानी कि संप्रभुता को राजनीति विज्ञान के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में, किसके रूप में? सर्वोच्च शक्ति के रूप में दर्शाया गया है कि कोई भी राज्य संप्रभु, कोई भी राज्य को अपन अगर संप्रभु कहेंगे तो वह राज्य, मान लीजिए ये राज्य है और ये उसका क्षेत्रफल है, यानी ये इसकी सीमाओं का क्षेत्रफल है, जिसके आधार पर अपन ये आकलन कर सकते हैं कि कोई भी राज्य अगर संप्रभु राज्य है तो वह अपनी इन सीमाओं के भीतर और अपनी सीमाओं से बाहर अपने लिए निर्णय लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को क्या कहा जाता है? संप्रभु राज्य कहा जाता है। निर्णय लेने के आंतरिक और बाह्य। तो अगर अपन वर्तमान राज्यों की अगर अपन बात करें, जैसे भारत के अंदर चर्चा करते हैं अपन, राजस्थान को भी क्या कहा जाता है? राज्य मानते हैं अपन, राजस्थान एक राज्य है। लेकिन राजनीति विज्ञान की शैली में वर्तमान में ये प्रांत राज्य है, जबकि राष्ट्र की चर्चा करते हैं तो यहाँ भारत की। अब देखिए अपन इसको राजस्थान को राज्य कहे या नहीं कहे, देखिए भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सरकार है वो विदेशों के साथ किसी प्रकार की कोई संधि या समझौता करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। वहाँ जो निर्णय लिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ संप्रभुता नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की चर्चा करें, भारत का भूभाग भी है, भारत की अपनी जनसंख्या भी है, भारत की अपनी सरकार भी है, और भारत अपने आंतरिक और
पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या अन्य राज्यों के साथ, राष्ट्र जो हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की वार्तालाप करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कोई भी संधि या समझौता करने के लिए। तो भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो इस प्रकार से आप राज्य के जो 7 अंग है, यही अंग यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जब अपन जनपद की चर्चा करते हैं तो जनपद में भूभाग और जनसंख्या दोनों आ रही है। जनपद में भूभाग और जनसंख्या दोनों आ रही है। सरकार की चर्चा करते हैं तो सरकार के रूप में आप मंत्रियों की चर्चा जो कर रहे हैं वो सरकार के रूप में दे सकते हैं। और संप्रभुता की जो बात कर रहे हैं, राजा है, निर्णय लेने के लिए राजा सर्वोच्च होता है। राजा के द्वारा दिया गया आदेश जनता क्या करती है, स्वीकार करती है, आदेशों को मानती है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो ये वही प्रकृति है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पुनः मैं एक बार इसका एक हल्का सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि ये राज्य की प्रकृति है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको यही 7 अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है और नाम के साथ ये चीज़ स्पष्ट भी होती है। जैसे नंबर 1 राजा, राजा को स्वामी भी कहा जाता है। ये राज्य का कर्ता धर्ता होता है। राज्य की संप्रभुता शक्ति जो होती है वो राजा में निहित होती है। राजा के आदेश जो है उसको जनता स्वीकार करे, क्योंकि राजा के आदेश ही कानून के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा जो भी आदेश देता है जनता को उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए और राजा को अपने संपूर्ण राज्य की जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें निगरानी रखनी चाहिए और समय के साथ हर एक कार्य की जो भी आवश्यक रिपोर्ट है वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे प्राप्त करते रहना चाहिए। इसके बाद राजा को यहाँ पे सिर के रूप में दर्शाया गया है। अंग की अपन चर्चा करते हैं तो राजा को यहाँ पे सिर के रूप में दर्शाया गया है, मस्तिष्क के रूप में। इसके बाद हम अमात्य की बात करते हैं, मंत्रियों की बात करते हैं। तो राजा कोई भी कार्य करता है उसके लिए राजा को प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद या एक मंत्रिमंडल होना चाहिए, जिसमें वही 7-8 की संख्या होनी चाहिए और ये राजा को समय समय पे सलाह देते रहें। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे मंत्रियों को लेकर की गई। योग्य व्यक्ति जो होते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिए जाने चाहिए और ये राजा को अच्छी सलाह प्रदान करे। और पुर या दुर्ग जो होता है उसको अपन वही राजधानी के रूप में देखते हैं और राज्य की सुरक्षा के लिए ये एक सुरक्षित स्थान पे होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी, खाद्यान्न, गोला बारूद जो भी होता है राज्य की सुरक्षा के लिए उनका पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए। और जनपद है जिसमें जनसंख्या और भूभाग जो होता है उसको शामिल किया गया है। कोष की अपन चर्चा करते हैं तो वही खजाने की बात की जा रही है। तो खजाना जिस राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में कोष होगा वह राज्य है अपनी जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो अधिक से अधिक चला सकता है, लागू कर सकता है। लेकिन अगर राजकोष ही खाली रहेगा तो ऐसी स्थिति में वह राज्य जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं चला सकता। इसलिए कौटिल्य ने सलाह दी है कि इस कोष के लिए राजा को जो कर लगाए वो जनता से विचार विमर्श सलाह कर करके कर लगाए, जिसमें जनता पे करों का जो भार है वो अत्यधिक ना पड़े और राजकोष में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जमा होता रहे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उस कोष की जो मदद है वो राज्य के विकास में ली जा सकती है। दंड सेना के रूप में होती है। एक शक्तिशाली प्रशिक्षित सेना की बात यहाँ कौटिल्य करता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो सेना की होती है। इसलिए सेना के लिए कौटिल्य कहता है कि इसमें जो शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, इनकी भर्ती की जानी चाहिए और इनको प्रशिक्षित किया जाए। और राजा का ये दायित्व है कि सैनिक जो हैं उनको अच्छी वेतन, अच्छी तनख्वाह दें और उनके परिवार का पूरा ख्याल रखें, ताकि जो सैनिक हैं वो समर्पित भाव से राज्य की जो सेवा है वो कर सकें। और एक होता है मित्र। मित्र की बात करता है अपने पड़ोसी राज्य को लेकर के। तो एक राज्य को अपनी सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए, उनके साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बना करके अपने राज्य की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा जो है साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य करता है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से अपना प्रयास था कौटिल्य के जीवन परिचय को जानना। इसके अलावा आपने कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत को देखा। कौटिल्य भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसके लिए कौटिल्य को अरस्तु और प्लेटो के समान स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी प्राचीन काल की उसका यथार्थवादी स्वरूप जो था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कौटिल्य किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर एक विचारक के रूप में अपना स्थान पाता है वो सब कुछ मिलाकर के आज की इस क्लास के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया है। अगली क्लास में अपन देखेंगे कौटिल्य के राजा संबंधी विचार को लेकर के, राजा की दिनचर्या पे किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है, परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करेंगे।
तो ये चीज़ें जो है अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।